हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सामनगढ़ था। गांव की आबादी कम थी, पर लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसा भी स्थान था जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें जगह-जगह से टूटी हुई थी और उस पर काई जम चुकी थी। हवेली को ऊंचे पेड़ों का घना घेरा छुपाए रहता था। वहां का माहौल रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन पैदा कर देता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बहुत समय पहले उस हवेली में एक बहुत सुंदर युवती रहती थी, पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि अब वह चुड़ैल बनकर वहां वास करती थी। बुजुर्गों के अनुसार उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वह अपनी इच्छा से किसी का भी रूप बदल सकती थी। लोगों का मानना था कि वह रात के समय हवेली से बाहर निकलती है और जंगल में घूमती है। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की रंगत बदल जाती थी और वहां जाने की बात तो दूर, उसकी ओर देखने से भी लोग घबराते थे। बच्चे उस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर डरते और रात को अकेले कहीं जाने से भी डरते थे। हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा रहस्यमयी और डरावना रहता था। हवेली के पास कोई भी जीव जंतु नहीं दिखते थे, जैसे कि वहां जाकर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। एक बार की बात है, गांव में एक अजनबी शख्स आया। वह देखने में एक साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम प्रिंस था। प्रिंस के बारे में गांव के लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बहुत ही साहसी और निर्भीक दिखाई देता था। उसने गांव के कुछ लोगों से उस पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे उस ओर खींच रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। एक दिन की बात है, प्रिंस ने गांव के सरपंच से मुलाकात की और उनसे उस हवेली के बारे में विस्तार से पूछा। सरपंच ने उसे बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। तब से गांव में यह बात फैल गई कि हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इस घटना के बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन प्रिंस इन कहानियों से डरता नहीं था। वह ऐसी बातों में बहुत कम विश्वास करता था। उसे यह बातें किसी पुराने किस्से की तरह लग रही थी, जिनमें सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती हैं। उसने सरपंच से कहा, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। अगर यह उस हवेली में सच में कुछ है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या है, और अगर यह सिर्फ एक अफवाह है, तो मैं इस डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मुखिया ने प्रिंस को समझाने की कोशिश की कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन प्रिंस अपने इरादे में दृढ़ था। उसने ठान लिया कि वह हवेली जाएगा और वहां छुपे रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रिंस ने हवेली की ओर अपना सफर शुरू किया। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। सबकी आंखों में चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवेली की ओर जाते हुए उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह हवेली के करीब जा रहा था, वातावरण में एक अजीब सी बदलाव हो रही थी। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। प्रिंस की आंखों में जिज्ञासा और साहस की एक अनोखी चमक थी। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद सालों से नहीं खुला था।
उसने अपने साथ लाए औजारों से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला इतना मजबूत था कि वह आसानी से नहीं टूट रहा था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट गया और प्रिंस ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका प्रिंस के चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो सांस लेते ही गले में चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन प्रिंस ने इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर कदम रखा। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवेली की हर दीवार के पीछे एक अदृश्य नजर उसे घूर रही थी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास से गुजर गया हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता। हवेली के अंदर एक बड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। आर्यन ने तय किया कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, सीढ़ियाँ चरमराने लगी, मानो वे बहुत पुरानी और कमजोर हो चुकी हों। सीढ़ियों पर हर कदम एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी थी। कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। तभी अचानक उसको एक दरवाजा दिखाई दिया जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी, जो कि इस अंधेरी हवेली में काफी असामान्य थी। प्रिंस ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला, तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। उसके सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। दरवाजा खुलते ही उसे एक छोटा कमरा दिखाई दिया, जो बाकी हवेली की तुलना में साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था, जिस पर सिलवटों से भरी एक चादर पड़ी थी। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी मेज थी, जिस पर एक तेल का दिया जल रहा था। दिए की रोशनी में प्रिंस ने कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसने धीरे धीरे उस तस्वीर की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि वह तस्वीर किसी युवती की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, रेशम। तभी प्रिंस को कमरे के एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिंस का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने भय को काबू में रखते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जो थोड़ी खुली हुई थी। प्रिंस ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और उसे अंदर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने डायरी को उठाया और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, आज मैं बहुत अकेली हूँ। गांव के लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे अंदर का दर्द क्या है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस दर्द के साथ बिताया है कि मैं यहाँ किसी की नहीं हूँ। जब उन्होंने मुझे गांव से बाहर निकाला, तब मैंने सोचा कि शायद जंगल में मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ भी मुझे सिर्फ तन्हाई और डर का सामना करना पड़ा। प्रिंस ने जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटे, उसे रेशम के जीवन के कई पहलू जानने को मिले। रेशम ने अपनी डायरी में बताया था कि कैसे वह एक समय में गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी, लेकिन उसकी यह जानकारी और उसकी सुंदरता लोगों के लिए जलन का कारण बन गई। धीरे धीरे लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी।
उन्हें लगा कि उसकी जड़ी बूटियों की जानकारी असल में काले जादू का हिस्सा है। डायरी में आगे लिखा था, मुझे याद है उस दिन को जब गांव के लोग अचानक मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में मशालें थी और उनकी आंखों में गुस्सा और डर। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और मुझसे कहा कि मैं तुरंत गांव छोड़ दूं। मैंने उनसे विनती की, लेकिन मेरी कोई नहीं सुना। वे चिल्ला रहे थे और मेरे घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। मुझे मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा। मैंने जंगल में शरण ली, लेकिन मैं हमेशा अपने गांव की याद में जीती रही। प्रिंस को अब समझ में आने लगा था कि रेशम कौन थी और वह हवेली क्यों इतनी रहस्यमयी थी। रेशम एक निर्दोष लड़की थी जिसे लोगों की अज्ञानता और डर ने चुड़ैल बना दिया था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी तन्हाई और दर्द ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से वापस लौटना उसके लिए मुश्किल था। प्रिंस ने डायरी को बंद किया और उसे वापस अलमारी में रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा कि रेशम की आत्मा शायद अभी भी इस हवेली में भटक रही है और उसे शांति की जरूरत है। प्रिंस ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा और रेशम की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अब कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। दिए की लौ तेजी से जलने लगी और फिर अचानक बुझ गई। कमरे में घोर अंधकार छा गया। उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। प्रिंस समझ गया कि यह रेशम की आत्मा है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। रेशम की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैं रेशम हूँ, जिसे लोगों ने चुड़ैल कहकर इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे यहाँ बांध दिया है। प्रिंस ने डरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो रेशम की आत्मा ने धीरे से कहा, जब तक मेरी कहानी पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं कौन थी और मुझे क्यों चुड़ैल बना दिया गया। प्रिंस ने यह वादा किया कि वह रेशम की कहानी सबको बताएगा और उसके साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। रेशम की आत्मा ने प्रिंस को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे उसकी आकृति फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह से गायब हो गई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और दिए की लौ फिर से जल उठी। प्रिंस कमरे से बाहर निकलकर हवेली को छोड़ने का फैसला किया। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। उसे रेशम की कहानी को सबके सामने लाना था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जब वह गांव में वापस पहुंचा, तो उसने गांव के मुखिया और बाकी लोगों को रेशम की पूरी कहानी बताई। प्रिंस ने सभी से आग्रह किया कि वे रेशम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसकी याद में एक स्मारक बनवाए। और वह अपना काम करके वापस अपने शहर लौट गया। परंतु गांव के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और यह कहकर सब छोड़ दिया कि कोई बाहर वाला हमें कैसे बता सकता है कि क्या सच है और क्या झूठ। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि गांव के 3 दोस्त राकेश, माही और अमित
ने हवेली में कदम रखने का सोचा। उन्होंने प्रिंस की कहानी सुनी थी जो उसने रेशम की आत्मा के बारे में बताई थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हवेली में जाकर ही देखें कि कहानी सच है या नहीं। उनकी जिज्ञासा इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया था और अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर का वातावरण वैसा ही रहस्यमय और डरावना था जैसा उन्होंने सुना था। दीवारों पर लटके पुराने चित्र और मकड़ी के जाले हर जगह बिखरे हुए थे। राकेश, जो तीनों में सबसे साहसी था, सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे माही और अमित थे। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। हवेली के अंदर का हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां प्रिंस ने रेशम की आत्मा को देखा था। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। तीनों बच्चों के चेहरे पर भय की परछाई छा गई, लेकिन फिर भी वे अंदर चले गए। कमरे के अंदर का दृश्य बदल चुका था। अब वहां न तो कोई दिया जल रहा था और न ही कोई बिस्तर था। कमरे में एक घोर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बच्चों ने अपने हाथों में टॉर्च रखी थी, जिससे वे आगे का रास्ता देख पा रहे थे। माही ने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों को यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है? राकेश ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ जानने आए हैं कि प्रिंस की कहानी में कितनी सच्चाई है। अमित, जो अब तक चुप था, बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। चलो वापस चलें। लेकिन राकेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो अब सच जानकर ही लौटेंगे। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और एक हल्की सी सिसकने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। बच्चों ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह वही आकृति थी जिसे प्रिंस ने देखा था। उसकी लाल आंखें और उदास चेहरा बच्चों को देख रहा था। तीनों बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन राकेश ने हिम्मत करते हुए पूछा, क्या तुम रेशम हो? आत्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं रेशम हूँ। यह सुनकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर चिंता और भय स्पष्ट था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, रेशम ने धीमी आवाज में कहा। मैं वो नहीं हूँ जो लोग समझते हैं। मैं बस एक साधारण इंसान थी जिसे इस दुनिया ने समझने से इनकार कर दिया। माही ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। रेशम की आंखों में एक चमक उभरी। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? वर्षों से मैं इस हवेली में फंसी हुई हूँ। लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने गांव के लोगों से प्यार करना चाहती थी। राकेश ने रेशम की बात ध्यान से सुनी और कहा, हमें बताओ कि हम तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे दे सकते हैं। रेशम ने धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। उसने बताया कि कैसे उसकी बहन, जो कि उससे बड़ी थी, उसने उसे चुड़ैल घोषित करवा दिया था। उसकी बहन को रेशम की सुंदरता और ज्ञान से ईर्ष्या थी, जबकि गांव वाले रेशम को पसंद करते थे क्योंकि वह सारे गांव वालों की मदद और इलाज किया करती थी। यही देखकर उसकी बहन को रेशम से जलन रहती थी, तो उसने साजिश करके गांव के लोगों को यह यकीन दिलाया कि रेशम के पास काले जादू की शक्तियां हैं। और जब गांव के लोगों ने उसकी बहन की बात मानी, तो उन्होंने रेशम को मौत की सजा देने के बजाय उसे जंगल में भेज दिया, जहां उसने अपना शेष जीवन बिताया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, रेशम ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। और वह रोने लगी। माही ने राकेश और अमित की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए क्या करें कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले?
यह सुनकर रेशम ने कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो इस हवेली को पूरी तरह से मिटा दो, ताकि कोई और यहाँ आकर मेरी तरह तड़पता न रहे। तीनों बच्चे कुछ समय के लिए चुप हो गए। वे समझ गए कि रेशम की आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें इस हवेली को नष्ट करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें गांव वालों की मदद लेनी होगी। तीनों बच्चे हवेली से बाहर निकल आए और तेजी से गांव की ओर दौड़े। वे सीधे गांव के सरपंच के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। सरपंच ने उनकी बात ध्यान से सुनी और समझ गए कि रेशम की आत्मा को मुक्ति देने का यही सही समय है। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको बच्चों की बात बताई। गांव के लोग, जो अब तक इस हवेली से डरते थे, बच्चों की हिम्मत और रेशम की आत्मा की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इस हवेली को नष्ट करेंगे और रेशम की आत्मा को शांति दिलाएंगे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग अपने औजारों के साथ हवेली की ओर चल पड़े। राकेश, माही और अमित भी उनके साथ थे। गांव के लोगों ने मिलकर हवेली को तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे हवेली की दीवारें गिरती गईं, वैसे वैसे हवा में एक सुकून भरी शांति फैलती गई। रेशम की आत्मा, जो हवेली के ऊपर मंडरा रही थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली के पूरी तरह नष्ट होते ही रेशम की आत्मा ने अंतिम बार गांव वालों को धन्यवाद कहा और फिर हमेशा के लिए चली गई। गांव के लोग उस जगह पर एक छोटा सा स्मारक बनाकर रेशम की याद में प्रार्थना करने लगे।